हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में जितने भी हमारे स्टूडेंट 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा अगर पेपर में कुछ ना आए तो पूरा पेपर कैसे हल करें। आप लोग पेपर में गए हैं स्टूडेंट 24 फरवरी को और वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं आ रहा हिंदी में, तब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, उस हाल में आप लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कमजोर छात्र के लिए आज का ये जो वीडियो है वो रामबाण वीडियो होने वाला है। मैं इसमें रामबाण ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप हिंदी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं 80 से 85 नंबर का। कॉपी लिखने का तरीका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टूडेंट, आप लोग वीडियो पेपर से एक दिन पहले देख रहे हो या रात में आप देख रहे हो, आपका पेपर कल होने वाला है और आप वीडियो आज देख रहे हो, तो भी आप ये वीडियो देखकर जाइएगा एक अच्छा स्कोर करने के लिए हिंदी में। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक बेहतरीन तरीका आपको बताऊंगा कि हिंदी में आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, एक अच्छा स्कोर कैसे करोगे हिंदी में और कॉपी कैसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है और उसमें आप एक अच्छा स्कोर लेकर आओगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट कमज़ोर हैं और जो देखिए स्टूडेंट, जो मैं बात करूं जो हमारे चैनल पर स्टडी करते हैं प्यारे विद्यार्थी, वो कुछ शहर से भी आते हैं, तो शहर में जो कमाने के लिए जाते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है, तो वो भी पेपर देने आते हैं और जल्दबाजी में उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। तो ये वीडियो आप लोग क्या है, पेपर से एक दिन पहले भी देख रहे हो तो भी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एलिजिबल है और काफ़ी आपके लिए इंफॉर्मेटिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट, ये आपका पेपर है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए ऑफिशियल पेपर है, यूपी बोर्ड के द्वारा ये जारी हुआ। ठीक है, आप पेपर कोड देख सकते हैं। यहाँ पर पेपर कोड नहीं होता है क्योंकि ये ऑफिशियल पेपर है यूपी बोर्ड का, माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज। यहाँ पर देखिए कक्षा 12 हिंदी का ये पेपर है। पूर्णांक आप लोगों का 100 नंबर का होता है। समय आपको दिया जाता है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट जो पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए। उसके बाद में दूसरा पॉइंट में है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। ठीक है, यानी खंड का और खंड खा। तो यहाँ पर देखिए ये तो मेरे पेपर के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद में देखिए आपका कवर पेज कैसा होगा ये भी आप लोग जान लीजिए स्टूडेंट। ठीक है, कवर पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक का मोहर रहेगा, उसके बाद में केंद्र का मोहर रहेगा, 28 पृष्ठ कवर सहित रहेगा आपका। ठीक है, इंटरमीडिएट परीक्षा का है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बाकायदा बताया हुआ है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम ना लिखे। आपको अपना नाम नहीं लिखना है इसमें ठीक है। उसके बाद में देखिए परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। यानी ये जो कॉपी का फर्स्ट कवर पेज है जिसमें आप रोल नंबर, उसके बाद में दिनांक आप डालोगे यानी डेट डालोगे, पेपर कोड डालोगे, सब्जेक्ट कौन सा ये डालोगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखना होता है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में कैसे लिखना है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। ठीक है, ये लाल कलर से यूज करता हूँ। ये देखिए 6 7 5 6 4 3 2 1, ये एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट मैंने रोल नंबर लिया है। ठीक है, 4 4 8 है। यहाँ पर देखिए 4 4 8 अंक का रोल नंबर मैंने ले लिया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पॉइंट है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए। शब्दों में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 6। ठीक है, इसके बाद में इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे। देखिए 6 फिर 7। ठीक है, 6 7 फिर 5। यहाँ पर देखिए इस तरह से 5 के बाद में स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 6 फिर लिखेंगे, यानी कॉमा लगाते हुए आपको लिखते चलना है। फिर 4 लिखेंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए 4 के बाद में फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 के बाद में आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और उसके बाद में कॉमा लगाकर फिर 1 लिखेंगे। तो ये हमारा एक प्रकार से जो है अनुक्रमांक शब्दों में भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शब्दों में है। उसके बाद में विषय हम लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर विषय आपका कौन सा हो जाएगा, विषय। देखिए इस यहाँ पर विषय लिखेंगे तो हम हिंदी का पेपर में आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, तो हिंदी यहाँ पर मैं लिख दूंगा। ठीक है, इस तरह से। और प्रश्न पत्र में केवल लिख देना। पहले क्या होता था, जो हमारा पेपर होता था स्टूडेंट वो 2 भागों में होता था, यानी खंड का अलग पेपर और खंड खा का अलग। अब एक ही में होता है तो पेपर इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखा, यानी पेपर कोड आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो पेपर कोड में कोई भी लिख देता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 356। ठीक है, KC।
इस तरह से मैं लिख देता हूँ एक पेपर कोड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है। आप जब परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ पर पेपर कोड लिखा होगा सामने पर। आप लोग हमारे मॉडल पेपर के वीडियोज देखते होंगे तो उसमें मैंने काफ़ी बार आपको बताया है। परीक्षा का दिन कौन सा है भैया? परीक्षा का दिन आपका जैसे कौन सा दिन है, मंगलवार है, बुधवार है, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मंगलवार लिख देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मंगलवार। उसके बाद देखिए परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि कब है भैया? 24 फरवरी को आपका पेपर है, तो इस तरह से 24, ठीक है, 2/2025 इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे भैया? द्वितीय पाली यहाँ पर, क्योंकि भैया जो इंटरमीडिएट का परीक्षा होता है ये द्वितीय पाली में होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख देंगे द्वितीय पाली। उसके बाद में केंद्र का नाम लिखेंगे, यानी किस स्कूल में आप पेपर देने गए हैं भैया, उस केंद्र का क्या नाम है, विद्यालय का क्या नाम है। तो देखिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ पंडित, ठीक है, इस तरह से पंडित शीतला, पंडित शीतला शरण, ठीक है, शरण शुक्ल, शरण शुक्ल स्मारक, यहाँ पर देखिए स्मारक, ठीक है, स्मारक इंटर कॉलेज। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा इंटर कॉलेज। जहाँ पर आपका सेंटर गया होगा वहीं पर आपको उसी का नाम लिखना है, आपकी प्रवेश पत्र में दिया होगा, तो देख कर अच्छे से भर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट, परीक्षा कक्ष संख्या यानी रूम नंबर का आपको बताना है। जो परीक्षा कक्ष यानी एग्जाम रूम नंबर है, इसके बारे में आपको बताना है कि भैया वो कौन सा रूम नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर 1 ले लेता हूँ रूम नंबर, ठीक है। उसके बाद में दिनांक यहाँ पर लिखना है, कौन से दिन आप पेपर दे रहे हैं। तो यहाँ पर 24 तारीख को मैं पेपर दे रहा हूँ भैया, तो 24/2/2025, ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखकर अच्छे से ध्यानपूर्वक भरनी है, नहीं तो गलती करोगे तो पूरी कॉपी आपकी वेस्ट हो जाएगी, कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि भैया रोल नंबर ही नहीं पता होगा और आपने पेपर कोड ही अच्छे से नहीं होगा। पेपर कोड का भी एक स्टूडेंट महत्व होता है, आप लोग इसको सीरियस लीजिए, ठीक है। तो ये एक आपका एक प्रकार से स्टूडेंट कॉपी का फर्स्ट कवर पेज होता है जो आप लोगों को भरना होता है और आपने भर लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कर ली है। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, आगे देखिए, आगे का जो हमारा प्रक्रिया रहेगा वो क्या रहेगा। कॉपी आपको मिलेगी, उसके बाद में आपको करना क्या है, करना है आपको ये पटरी। देखिए पेपर में आपको कौन कौन सा पेन यूज करना है ये भी आप लोग जान जाइए ना। देखिए एक आपका ब्लू पेन रहेगा, एक आपका स्टूडेंट ब्लैक स्केच रहेगा, ब्लैक पेन रहेगा, एक पटरी रहेगा। ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में करेंगे क्या हम, ये देखिए पटरी की सहायता से एक लाइन यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे, ठीक है। इसी के अंदर हमें सारी चीज़ें लिखनी रहेंगी, यानी जो प्रश्न का उत्तर रहेगा हमारा इसी के अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये इतना हमारे हमने कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये देखिए स्टूडेंट पेपर है। अब देखिए पेपर में हमें करना क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखिए खंड का में पहला प्रश्न जो पूछा गया है, ठीक है, खंड का में 50 नंबर का पहला प्रश्न होता है। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, पहले प्रश्नोत्तर का कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है। 1 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। तो इन चारों में से जैसे दामोदर शर्मा इसकी राइट आंसर हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले हमें ये देखिए काले पेन का प्रयोग, काली स्केच का प्रयोग करना है। आप लोग काले पेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इस तरह से लिखना है। देखिए खंड का लिख देना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये क्यों जरूरी है। देखिए ये जरूरी है एग्जामिनर को बताने के लिए कि सर हमारा यहाँ से खंड का से सारे प्रश्न हम स्टार्ट करेंगे। जब हमारा खंड खा आएगा तो वहाँ पर भी मैं खंड खा लिख कर आपको बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है। इस तरह से देखिए प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या हमारा क्या है, पहला है, ठीक है स्टूडेंट। प्रश्नोत्तर संख्या पहला, ये देखिए, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या पहला है ना। पहले का नंबर क्वेश्चन, फिर खा, फिर गा, फिर घा, फिर अड़ा, इस तरह से है ना। उसके बाद में क्या करेंगे पटरी की सहायता से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कॉपी लिखने का मैं तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया प्रश्नोत्तर संख्या पहला। अब यहाँ पर देखिए हमें सबसे पहले इस तरह से लिख देना है का, ठीक है, का, खा, गा एंड घा, उसके बाद में अड़ा, ठीक है। अब ये लिख दिया है। अब मैं राइट आंसर में आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये 4 क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार है।
अब देखिए इसमें दूसरा दामोदर शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए खा नंबर में कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो ये कवि वचन सुधा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो इसमें पहला हो जाएगा। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ, तो यहाँ पर मैंने 1900 ईस्वी में कर दिया। ठीक है, सेवा सदन के रचनाकार हैं, सेवा सदन के रचनाकार कौन है, प्रेमचंद है। ठीक देखिए उसके बाद में देखिए पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल है। इस तरह से अब देखिए मैं इसका राइट आंसर लिखकर आपको दिखाता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए दूसरा ऑप्शन सही था ना, दामोदर शर्मा, तो इस तरह से हम लिख देंगे दामोदर शर्मा। आपको पेपर में भी ऐसा ही लिखना है स्टूडेंट, ये देखिए दामोदर शर्मा। ठीक है, ये हो जाएगा दामोदर शर्मा। उसके बाद में जो दूसरा हमारा प्रश्न था वो क्या था कि भारतेंदु युग की पत्रिका है, तो पहला ही हो जाएगा, कवि वचन सुधा हो जाएगा। ठीक है, कवि, यहाँ पर देखिए, ठीक है, कवि वचन सुधा हो जाएगा राइट आंसर स्टूडेंट। इस तरह से आपको लिखना है, पूरा राइटिंग से लिखिए। ठीक है, और आपको शब्दों का एक प्रकार से वो लिखना है कि शब्दों में थोड़ा गैप रहे, राइटिंग से लिखिए, कोई भी गंदगी मत कीजिएगा। ठीक है, आपको वैसे भी कुछ नहीं आ रहा और गंदगी आपको पेपर में नहीं करना है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा। उसके बाद में देखिए तीसरा जो दिया हुआ था, इसमें भी आपका दूसरा सही हो जाएगा, 1900 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 1900 ईस्वी में। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे, ये देखिए। ठीक है, 1900 में। उसके बाद में जो था तीसरा दिया हुआ था प्रेमचंद्र हो जाएंगे, मुंशी प्रेमचंद, तो यहाँ पर मैं तीसरा ऑप्शन कर दूंगा, यानी जो ऑप्शन सही होगा उसी को हम लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रेमचंद, इस तरह से। और उसके बाद में पर्दा कहानी के लेखक है, तो यहाँ पर यशपाल हो जाएंगे, तो इसमें भी तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे यशपाल, ये देखिए यशपाल। ठीक है, तो ये एक प्रकार से राइट आंसर हो गया। उसके बाद में देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा दिया हुआ, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का नंबर की आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, तो इसमें पद्मावत हो जाएगा, जो कि 5 क्वेश्चन गद्य से आपके लिए जाते हैं, यानी लेखक उनकी रचनाओं से रिलेटेड और वो किस युग के लेखक है इससे रिलेटेड। दूसरा होता है जो कि प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं। टोटल हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन सब आपका पद से आएगा। इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, हेडिंग देखिए इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा, इस तरह से लिखना है। उसके बाद में इस तरह से अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, अंडरलाइन आपने कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए जो का नंबर क्वेश्चन था, का नंबर का आपका पद्मावत हो जाएगा। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा से। अब इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, वही तरीका अपनाएंगे स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए का, ठीक है, खा, फिर गा, फिर उसके बाद में घा, एंड यहाँ पर देखिए अड़ा आ जाएगा, एंड अड़ा। ठीक है, एक मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। जैसे मेरे से चौथा था पद्मावत, तो इस तरह से हम लिख देंगे पद्मावत। बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। पद्मावत, ठीक है। उसके बाद में देखिए कृष्ण भक्ति शाखा से, तो इसमें भी हम लिख देंगे, चौथा वाला ही था, तो इसमें हम लिख देंगे कृष्ण, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा, इस तरह से कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, और इसमें 3 क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे आपको उत्तर देना रहेगा। इसमें देखिए जैसे श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि है सूरदास जी। ठीक है, चांद मुख का यानी चांद का मुंह टेढ़ा रचना विधा है, ये काव्य है सुमित्रा नंदन पंत जी का शायद। कबीर वाणी के डिक्टेटर कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो ये तो मुझे ऑप्शन पता था, तो मैंने आपको बता दिया। अब आप लोगों के बीच में आ रहा कि सर मुझे नहीं पता है बहुविकल्पीय, तो बहुविकल्पीय का ट्रिक बताइए। अब देखिए मैं आपको देखिए कॉपी आप लोग ऐसे ही लिखिएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऐसे ही देना है। ठीक है, जिस तरह से मैंने बताया है। अब यहाँ पर मैं बहुविकल्पीय का आपको ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप लोग मेरा एक कॉपी वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, उसमें मैंने बताया कि कैसे आप लोगों को पूरी हिंदी की कॉपी लिखना है। ठीक है, तो वो वीडियो देख लोगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, आपका एक प्रकार से 30-40 मिनट का वीडियो है, जो कि उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई कि कौन सा प्रश्न का उत्तर कैसे देना है। ठीक है, कैसे लिखना है। अब बहुविकल्पीय के लिए ट्रिक क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला जो ट्रिक है स्टूडेंट, का व खा दोनों। ठीक है, देखिए जहां पर भी जिस ऑप्शन में दिखे का व खा दोनों, समझ जाइए कि भैया वो हो जाएगा। उसके बाद में देखिए दूसरा, देखिए इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर देखिए
इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं। उसके बाद में क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर देखिए, पहला दूसरा तीसरा आपका हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी या ये सभी, इनमें से सभी, ठीक है। और नहीं तो ये सभी करके भी दिया जाता है, ये सभी, इस तरह से भी करके दिया जाता है आपके ऑप्शन। उसके बाद में देखिए चौथे पॉइंट में मैं बताऊं तो आपको तुक्का लगाना। देखिए काफ़ी तुक्के में का वाला भी सही होता है, ठीक है, काफ़ी में खा वाला और काफ़ी में घा वाला, ठीक है। अधिकतम चांस होता है कि इसमें गा वाला सही हो, ठीक है। अधिकतम चांस है स्टूडेंट कि इसमें क्या है, गा वाला सही हो। तो का, खा, घा और गा, ये जो तीन एक प्रकार से यहाँ पे देखिए अधिकतम चांस होता है कि ये सही हो, लेकिन का, खा, घा मैं आपको एग्जाम्पल के तौर में समझाऊंगा ना, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए आपका दामोदर शर्मा था, उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कवि वचन सुधा पहला था, ठीक है, इसमें भी दूसरा था आपका शायद, ठीक है। उसके बाद में सेवा सदन, इसमें देखिए काफ़ी चांस में तो आपका प्रेमचंद आया है। पर्दा कहानी की इसमें भी आपका एक प्रकार से आया है। तो आपको तुक्का लगाना है स्टूडेंट। देखिए मैं बात करूँ तो तुक्का आपको लगाना है, और तुक्का जब लगाएंगे तो 10 में से आपका, ठीक है, 10 में से 7 क्वेश्चन तो आपका तुक्का पर ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तुक्का लगाना, ये नहीं कि क्वेश्चंस को छोड़ देना है, छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए जब आप लिखोगे, मेहनत करोगे, तभी एग्जामिनर समझेगा कि भैया बच्चे ने मेहनत किया है तो इसको नंबर देना चाहिए, ठीक है, तभी एग्जामिनर नंबर देगा। उसके बाद में आप क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए अब आपको दूसरे साइड में आ जाना है, और दूसरे साइड में भी हमें यही तरीका अपनाना है स्टूडेंट। देखिए पटरी की सहायता से और डंडी को हर एक पेज में खींच लेना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है, डंडी के हर एक पेज में हमें खींचना जरूरी है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट जो तीसरा क्वेश्चन है। देखिए इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये गद्यांश जो होता है स्टूडेंट 10 नंबर में, इसका फ्री में आप लोगों को दिलाऊंगा। कैसे दिलाऊंगा चलिए दिखाता हूँ आपको, लाइव में आपको कॉपी में लिखकर दिखाऊंगा। पेपर में आपका स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 दिया जाता है, ठीक है, अथवा करके 2 आपका गद्यांश दिया जाता है हिंदी में, और ये 10 नंबर आपको बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाएगा। हर एक प्रश्न देखिए टोटल 5-5 क्वेश्चंस होते हैं एक गद्यांश के, ठीक है। और आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, आपको दिए जाएंगे एक प्रश्न के लिए 2 नंबर स्टूडेंट, ठीक है। एक प्रश्न के लिए कितने दिए जाएंगे, 2 नंबर आपको दिया जाएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर देखिए इसके 5 प्रश्न है और हमें इसी 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो कैसे देना है चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कॉपी में लिखकर। सबसे पहले हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, ठीक है। उसके बाद में अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पर अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में देखिए पेपर में यहाँ पर देखिए 2 दिया हुआ है। अब एग्जामिनर कैसे जानेगा कि भैया बच्चे ने कौन सा किया है, तो उसके लिए हमें संकेत लिखना जरूरी है। काले पेन का यहाँ पर प्रयोग आपको करना है, इस तरह से देखिए संकेत के थ्रू, ठीक है, और संकेत में इस तरह से लिख देना है। अब आपको संकेत में लिखना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, अब हमारा खेल पूरा प्रारंभ है। देखिए जैसे कि ये लिया गया स्टूडेंट, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पत अपने अद्भुत भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अब यह देखिए अवरोधी स्थिति प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। तो ये भैया जो फर्स्ट चैप्टर है आपके क्लास 12 हिंदी में, राष्ट्र का स्वरूप, और उसके जो लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा ये लिखा गया चैप्टर है। दूसरा है भाषा और आधुनिकता, यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम ही भैया बताया गया है, जिसके जो लेखक हो जाएंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो दोनों में से केवल एक को करना, तो हमें मान लीजिए कि मैंने पहला वाला करना है, ठीक है। दोनों का मैं आपको एक प्रकार से ट्रिक बता दूंगा, दोनों आप लोग हल कर सकते हैं, बस आपको चैप्टर का नाम मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो ट्रिक से जान जाइए, जैसे राष्ट्र की बात हो रही है तो समझ जाइए कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, और इसमें तो भैया चैप्टर का नाम ही बता दिया गया है, भाषा में आधुनिकता, ठीक है, भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए स्टूडेंट आगे का क्या करना, देखिए जंगल में जिस है, यहाँ पर ये आगे को उठा लेना है, उसके बाद में जो लिखा है कि सुखदाई रूप है, इसको लिख दे रहा है संकेत के थ्रू, ताकि एग्जामिनर समझ जाए। तो इसका इस तरह से हम लिखेंगे, देखिए जंगल में जिस, ठीक है, देखिए जंगल में जिस, उसके बाद में क्या करना है सर, डॉट डॉट कर देना है। लास्ट में क्या लिखना है हमें, सुखदाई रूप है, जो लास्ट का वर्ड था ना सुखदाई, ये देखिए सुखदाई रूप है, इस तरह से लिखेंगे हम, सुखदाई रूप है,
ठीक है। तो ये हमारा संकेत हो गया स्टूडेंट। संकेत में हमें ये बताना था कि भैया चैप्टर का नाम, सर जी ये हम गद्यांश को हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए जो प्रश्न पूछा गया है उसको हमें सॉल्व करके बताना है। देखिए इसमें जो प्रश्न दिया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो मैंने आपको पाठ और लेखक का नाम बता ही दिया है कि भैया किस चैप्टर से लिया गया था। तो मैं आपको ईजी तरीका बताऊंगा, जैसे मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, चैप्टर का नाम आपको पता है, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, चलिए दिखाता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन था ना, तो इस तरह से काले पेन से हम कर देंगे। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर लेखक का नाम, डायरेक्ट लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए लेखक का नाम यहाँ पर हमें डायरेक्ट लिख देना, 2 नंबर हमें दिया जाएगा एक प्रश्न के लिए। उसके बाद में पाठ का नाम, पाठ का नाम, ठीक है। मुझे पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपको भी पता होगा चैप्टर का नाम। जैसे कि मैंने बताया ट्रिक से, आप एक वीडियो और देख लीजिएगा, ठीक है, कि गद्यांश और पद्यांश कैसे पहचानते हैं, वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेखक का नाम है भैया वासुदेव शरण अग्रवाल, तो इस तरह से हम लिख देंगे वासुदेव शरण, ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद में देखिए पाठ का नाम है भैया राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, जो कि आपने चैप्टर का नाम और उसके लेखक का नाम बता दिया है। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित तंत्र की व्याख्या कीजिए। जो ये रेखा खींची हुई है कि समन्वय युक्त जीवन सुखदायी, यानी जीवन का सुखदायी रूप है, तो नहीं आता है तो इसी को उठाकर पेस्ट कर देना, लिख देना है। कैसे लिखेंगे दिखा देता हूँ मैं आपको। दूसरा क्वेश्चन था ना, इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद में काले पेन से लिख देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, इस तरह से। देखिए कॉपी लिखने का एक तरीका होता है, अहम रोल, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको स्टूडेंट कॉपी लिखना नहीं आता, ठीक है स्टूडेंट, और आप पढ़ने में चाहे जितना धुरंधर है तो आपके लिए सारा मेहनत वेस्ट है, क्योंकि आपका 4 में से 2 नंबर तो कटेगा ही राइटिंग के ऊपर, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दिया मैंने, इस तरह से आपको अंडरलाइन कर देना ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब यहाँ पर क्या लिखना है, जैसे कि जो मेरा बताया था ना कि यही उठाकर पेस्ट कर दीजिए, 1 नंबर तो दिया ही जाएगा एग्जामिनर की तरफ से। आपको आता है तभी कीजिएगा, ठीक है, नहीं आता है तब आप इसको लिख देंगे तो मेहनत के लिए 1 नंबर दे दिया जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए, समन्वय, ठीक है, समन्वय युक्त जीवन, समन्वय युक्त जीवन, ठीक है। यहाँ पर देखिए बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। जीवन क्या है स्टूडेंट, सुख, जीवन जो है आपका यहाँ पर जीवन, राष्ट्र का, देखिए राष्ट्र का सुखदायी रूप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट छोटा लग रहा है ना रेखांकित अंश की व्याख्या, तो थोड़ा इसमें से उठाकर हम पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेकर थोड़ा हम यहाँ तक लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, ताकि थोड़ा बड़ा लिखने लगे और ताकि एग्जामिनर भी संतुष्ट हो जाए, ठीक है। एग्जामिनर इसमें भी संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन 2 नंबर आपको मिल जाए तो कोई वो तो हो नहीं भैया, 2 नंबर भी आप पा सकते हैं। तो कैसे पाएंगे देखिए, उसी प्रकार इस तरह से हम लिखेंगे, उसी प्रकार, ठीक है, राष्ट्रीय, उसी प्रकार राष्ट्रीय। तो इस तरह से आप लोग स्टूडेंट क्या है लिखते चले जाइएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दोगे ना, तो आपका एक प्रकार से रेखांकित अंश की भी व्याख्या में 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब देखिए जो 3 प्रश्न है, 2 प्रश्न तो आपका मैंने बता दिया है, चैप्टर का नाम रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन जो 2 आपका 3 प्रश्न है कि प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति से क्या प्राप्त कर रही है, तो आपको इसका परिभाषा एक प्रकार से इसका उत्तर इसी गद्यांश में मिलेगा। कैसे मिलेगा मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। देखिए प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है, तो जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अद्भुत भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन में अवरोधी स्थिति प्राप्त करती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के साथ में रहते हैं। तो भैया जंगल में देखिए जिस प्रकार अनेक लता, जंगल में क्या क्या मिलता है, अनेक लता वृक्ष वनस्पति आदि ये सब मिलते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ना, तो इस तरह से हम लिख देंगे, जंगल में, यहाँ पे देखिए जंगल में अनेक लता, इस तरह से लिखेंगे अनेक लता, ठीक है, अनेक लता वृक्ष वनस्पति,
ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें हम लिख देंगे, इस तरह से सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, ठीक है। तो जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, मैं दिखा देता हूँ आपको इसका आंसर, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट, जिस प्रकार अनेक जल के अनेक प्रवाह नदी के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपका चौथे नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति से क्या प्राप्त कर रही हैं। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति से समन्वय प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन का आंसर तो यही होता है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी आप कर सकते हैं। चैप्टर का नाम बता दिया, भाषा और आधुनिकता चैप्टर का नाम इसी में दिया हुआ है और इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता है तो ये थोड़ी बड़ी में भी लिखा हुआ है, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी को उठाकर पेस्ट कर दीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या के स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो आपका 3 प्रश्न है इसका आंसर इसी में मिलेगा। मैं एक आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है। तो देखिए नए शब्द, नए मुहावरे और नई रीतियों के प्रयोगों से युक्त भाषा की व्यवहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। तो यहाँ से लेकर स्टूडेंट यहाँ तक आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भाषा का विकास कब नहीं होता, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट, भाषा का विकास कब नहीं होता। देखिए दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक यूएन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गढ़ने मात्र ही भाषा का विकास नहीं होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तरीका है स्टूडेंट गद्यांश को सॉल्व करने का जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि पद्यांश है, चौथा नंबर के पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये भी 10 नंबर का होता है और पेपर में ये भी 2 पद्यांश आपके दिए जाते हैं। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, ठीक है। खुला हो जो बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग, ठीक है। ये शायद किससे लिया गया स्टूडेंट, एक प्रकार से लिया गया श्रद्धा मनु से, ठीक है। श्रद्धा मनु से लिया गया शायद स्टूडेंट, जो कि नील परिधान वाला। आप लोग बताइए क्या कमेंट में, क्या इसी से लिया गया है नील परिधान वाला, या को मैं गलत बता रहा हूँ। देखिए नील परिधान वाला स्टूडेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये स्टूडेंट एक प्रकार से श्रद्धा मनु चैप्टर से लिया गया है शायद, और मुझे श्योर नहीं है लेकिन हाँ लिया गया इसी से, ठीक है। और मान लीजिए कि जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि मुझे भी नहीं पता है और मैं आपके साथ में पेपर देने गया हूँ, तो मैं क्या करता, तो ये सारी चीज़ें मैं इसी तरीके से करता, ठीक है। उसके बाद में देखिए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देखिए। 2 पद्यांश इसमें भी आपको दिए जाएंगे पेपर में, कि पेपर में केवल एक ही करना है। कैसे हल करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, बस आप लोग बने रहिए। और जो लास्ट में मैं सारी चीज़ें आपको कंक्लूजन के साथ में बताऊंगा कि कैसे करना है, पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, कॉपी में कैसे लिखनी है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आप प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर सारी चीज़ें समझ में आ जाए और एक अच्छा स्कोर आप लोग कर पाए हिंदी में। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया जिसमें आप फेल हो जाओगे तो सभी सब्जेक्ट में आप फेल माने जाओगे, तो हिंदी में भैया फेल प्लीज़ मत होइएगा। मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को सारी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 में क्या करना है आपको, यहाँ पर इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं एक पद्यांश में। तो जैसे यहाँ पर देखिए प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो सबसे पहले हमें संकेत लिखना पड़ेगा कि सर जी को आप बता रहे हैं कि भैया मैंने सर जी ये वाला जो है पद्यांश को हल किया। दोनों में से एक पद्यांश को हल करने के लिए संकेत लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम संकेत लिख देंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है। संकेत में क्या लिखेंगे, जैसे कि जो आगे का 2 वर्ड होता है, देखिए नील परिधान, फिर आगे का 2 वर्ड, फिर हो छवि धाम, इसको हम लिख देंगे इस तरह से। देखिए नील परिधान, ठीक है, नील परिधान, फिर डॉट डॉट करते हुए चलेंगे हम इस तरह से और लास्ट में हम लिख देंगे हो छवि धाम, हो छवि धाम, ठीक है स्टूडेंट। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब एग्जामिनर को पता चल जाएगी कि भैया बच्चे ने पहला वाला पद्यांश को सॉल्व किया है। पहला जो क्वेश्चन था कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताइए, तो मैंने जैसे कि मैंने बताया श्रद्धा मनु चैप्टर का नाम मैं एक प्रकार से जानता नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में बताया, तो श्रद्धा मनु चैप्टर होगा। इसके जो कवि हैं वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आपको लिख देना है। देखिए चैप्टर का नाम क्या लिख देना आपको, यहाँ पर लिख देना शीर्षक का नाम डायरेक्ट लिखिए, नहीं तो आप एक तरीका और भी अपना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन था ना, तो यहाँ पर पहला इस तरह से लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे और हमारा जैसे कि मान लीजिए कि शीर्षक का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। शीर्षक का नाम
ठीक है, शीर्षक का नाम और कवि का नाम, इस तरह से कवि का नाम। एक तरीका और होता है स्टूडेंट, जिसमें आप लोग कैसे कर सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के द्वारा कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्यपुस्तक के काव्य भाग में श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है। आप एक तरीका ये भी अपना सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट तरीका जो मैं बता रहा हूँ ये यही है स्टूडेंट, क्योंकि टाइम भी आपका बचेगा और आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। जो नहीं आता है वो आप बनाकर भी लिख सकते हो। तो शीर्षक का क्या नाम है भैया? श्रद्धा मनु। ठीक है, देखिए श्रद्धा मनु। उसके बाद में जो एक प्रकार से कवि है वो है जयशंकर प्रसाद जी। तो यहाँ पर मैं जयशंकर प्रसाद ही सिंपल सा लिख देता हूँ। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं इस तरह से लिख देता हूँ। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये देखिए कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये देखिए तो रेखा जो खींची हुई है कि नीले परिधान बीच सुकुमारी खुल रहा मृदुल अधखुला अंग और खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो इसी को भैया हम उठाकर पेस्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, और मैं लिख दूंगा जैसे कि मुझे मालूम है स्टूडेंट, लेकिन मान लीजिए कि मैं आपके साथ में पेपर दे रहा हूँ और मैं भी उसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ कि मुझे हिंदी में कुछ नहीं आ रहा, तब मैं क्या करता, यही तरीका अपनाता। ठीक है, तो रेखांकित, देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर मैं क्या कर देता स्टूडेंट, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दूंगा रेखांकित अंश की व्याख्या के थ्रू, इस तरह से अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कैसे लिखेंगे पूरा, देखिए यही यही उठाकर लिख देंगे स्टूडेंट, यही नील परिधान। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसे इस तरीके से, देखिए नील परिधान। अब आप छोड़ देंगे स्टूडेंट तो आपको एक भी नंबर नहीं दिलाएगा। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपने मेहनत किया तो 1 नंबर तो एग्जामिनर देगा ही। ठीक है, तो देखिए 33 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, चूँकि आपको लाना होता है स्टूडेंट। और 33 नंबर के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आप लोग देखिए 33 नंबर से भी ज़्यादा लेकर आएंगे स्टूडेंट। लगभग आपका 70 से 80 नंबर आएगा जब ये तरीका आप लोग अपना लोगे। उसके बाद में देखिए खुला रहा, इस तरह से आपको सारी चीज़ें जो है लिख देना है स्टूडेंट। ठीक है, जो रेखांकित अंश की व्याख्या में रहेगा। और उसके बाद में देखिए जो 3 प्रश्न होता है इसी का आंसर भी आप लोग देखिए, मेघवन बीच गुलाबी रंग क्या है, तो इसी में देखिए मेघवन बीच, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए मेघवन बीच गुलाबी रंग। तो यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिए, बनाकर उसी से उठाकर लिख दीजिए स्टूडेंट। ठीक है, तीसरे पॉइंट में इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इसी तरीके से लिखिएगा। उसके बाद में देखिए अब आ चुका है जीवन परिचय। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 शब्दों में आपको एक जीवन परिचय लिखना होता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 5 नंबर का है, जिसे मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय लिखूंगा। तो कैसे लिखूंगा स्टूडेंट, ये भी एक पॉइंट है। ठीक है, तरीका मुझे क्या मालूम होगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय भैया इसी तरीके से लिखना है। हम क्या करेंगे, ठीक है, एक है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, तो मान लीजिए कि मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का यानी दूसरे वाला का जीवन परिचय लिखने वाला हूँ। तब मैं क्या करता है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता स्टूडेंट, आप अगले पेज से लिखिएगा नए सिरे से। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, नई सिरे से आपको लिखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको डंडी खींच लेनी यानी ये लाइनों को खींच लेना, ताकि आपको सारी चीज़ें इसी को लिखिएगा। और जब आपका जैसे 15 मिनट जब पेपर स्टार्ट नहीं होगा तो आप ये सारी चीज़ें पहले कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, देखिए 5 है ना, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का है। तो इस तरह से हम लिख देंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 नंबर का। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि इससे जो हेडिंग होती है स्टूडेंट वो बहुत ही बेहतरीन दिखने लगती है, अच्छी दिखने लगती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिख दिया। अब मैं किसका जीवन परिचय लिखने वाला हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। तो इस तरह से मैं लिख दूंगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। थोड़ा डिजाइन भी बना दिया। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह से आपको करना है, जीवन परिचय। ठीक है,
जीवन परिचय, यहाँ पर भी मैं थोड़ा अंडरलाइन कर दूंगा। 80 शब्दों में लिखना है भैया, ताकि हमें पूरा समय सीमा पूरा करना है ना स्टूडेंट। तो ये देखिए लिखेंगे हम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म, यहाँ पे देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म कब हुआ, इस तरह से लिखेंगे, पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जन्म, ठीक है, जन्म सन। अब ये देखिए यहाँ पर काली पेन का प्रयोग करना है। अब कब हुआ देखिए मुझे भी नहीं मालूम है भैया। अब जैसे मैं सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि मैं पेपर देने गया हूँ, मैं भी आपकी तरह कमजोर छात्र हूँ, मुझे भी नहीं मालूम है हिंदी का पेपर कैसे देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, सन देखिए आपका, देखिए सन आपका 1900 देखिए 4 भी हो सकता है, ठीक है, या 1900 आपका देखिए 1900 इसमें 17 हो जा सकता है, 1916 हो सकता है, ठीक है, या आपका 1905 हो सकता है, 1900 आपका 7 हो सकता है। तो ये वैसे सन है जो कि आप लोगों को तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से किसी एक सन को देखिए 1900 से आपका इधर ही रहेगा, जो कवि वाले में होता है वो 1800 से लगभग प्रारंभ होता है, लेकिन जो लेखक के होते हैं 1900 से ही इनका जन्म प्रारंभ होता है। तो इस तरह से लिखना है कि जैसे मान लीजिए कि उनका 1916 ईस्वी में, 1916 को, ठीक हो, 1916 को जयपुर, यहाँ पे देखिए जयपुर, जयपुर जिले के धानक्या जो है, धानक्या गांव है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए धानक्या नामक ग्राम में, नामक राइटिंग से लिखे थोड़ा थोड़ा दूर दूर, ठीक है, ताकि पेज भी आ जाए और कॉपी भी भरी लगे, ठीक है। नामक ग्राम, ठीक है, नामक ग्राम में नाना चुन्नी लाल के यहाँ पर हुआ, नाना चुन्नी लाल के यहाँ पर हुआ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है, थोड़ा विषय इसकी विशेषताएं भी लिख देना है, थोड़ा बना बना के लिखिए। नहीं आता है तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए सिंपल सा आपको करना क्या है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नहीं आता तो इसी में ये जो आपका ये गद्दांश दिया हुआ है ना स्टूडेंट, इसी को भैया थोड़ा आगे से बना बना कर लिख दीजिएगा कि जंगल, ठीक है, जंगल में जिस प्रकार, इस तरह से आप लिख देंगे तो भैया एग्जाम में थोड़ा आगे का पढ़ेगा, एक दो लाइन देखेगा, सही है, उसके बाद में आप पूरा लिखोगे। तो देखिए मान लीजिए एग्जाम में जान भी गया तो 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा था ना, आपको 3 नंबर दिया जाएगा, मेहनत करोगे 3 नंबर आपको दिया जाएगा, कटेगा एक भी नंबर नहीं। एग्जामिनर से मेरी बात हुई थी स्टूडेंट, और उसने क्या बताया, अब आप लोग कहेंगे देखिए मेरा एक दोस्त भी है जो कि कॉपी चेक करने जाता है, बोर्ड कॉपी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, खासकर वो इंटरमीडिएट का ही कॉपी चेक करता है हिंदी का, ठीक है। तो वो पर डे 200 कॉपियाँ चेक करता है। अब उसने बताया कि जो मैं कॉपियाँ चेक करता हूँ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता, मैं देखता हूँ कि भैया राइटिंग अच्छी है, शब्दों में लिखा है, कोई भी एक प्रकार से गलत नहीं है, ठीक है, गलत शब्द नहीं है, उसके बाद में अच्छे से राइटिंग से लिखा गया है, एक दो लाइनों में देखता हूँ अच्छा है, उसको पूरा नंबर में देकर आगे बढ़ जाता हूँ। तो ये भी एग्जामिनर करता है, बस आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें बहुत ही ईजी तरीके से पता चल जाएंगी। उसके बाद में देखिए कवि का भी जीवन परिचय आ गया, जैसे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है, इस तरह से देखिए, ठीक है, इस तरह से लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5वें का खा नंबर क्वेश्चन है ना स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लिख देंगे 5वें का खा नंबर। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है देने वाला हूँ, इनका परिभाषा हम जीवन परिचय बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, इस तरह से देखिए जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर मैं लिखूंगा जीवन परिचय, जीवन परिचय, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, 1889 ईस्वी में हुआ था, जो कि इनके सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता देवी प्रसाद, ठीक है, देवी प्रसाद था। इस तरह से इनके जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म, ठीक है, या जयशंकर प्रसाद एक महाकवि भी है, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म इस तरह से लिखेंगे, जन्म। अब इनका देखिए 1800 से 89 में इनका जन्म हुआ था, तो इस तरह से आपको 1800 से स्टार्ट करना है। अब ज़्यादा उधर भी मत जाइएगा, देखिए 1890, 1891, ठीक है, 1900,
देखिए इसी में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है, इनका जन्म इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए मैं तरीका और भाई बता देता हूँ आपको। देखिए अब आ चुका है हमारा कहानी 6 नंबर क्वेश्चन में कि कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कहानी लिखना है। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं पंचलाइट कहानी के बारे में बताऊंगा, इसका सारांश लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सिंपल सा, ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल सा स्टूडेंट लिखूंगा प्रश्नोत्तर संख्या 6 इस तरह से। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 इसको अंडरलाइन कर देंगे और यहाँ पर हम सारी चीज़ों को लिखेंगे। जैसे इसमें पंचलाइट कहानी के बारे में बताऊंगा तो मैं इस तरह से लिख दूंगा यहाँ पर पंचलाइट, पंच लाइट। और मैंने याद किया था स्टूडेंट, याद नहीं, एक प्रकार से मैंने जब मैं पढ़ाई कर रहा था इंटरमीडिएट में, तो मुझे एक प्रकार से टीचर ने ही जब पढ़ाया था तो याद हो गया था, क्योंकि अच्छे से पढ़ाओगे तो जो आप सुनकर भी याद कर सकते हो। तो देखिए पंचलाइट कहानी का सारांश में बताया गया है कि पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु, फणीश्वर, ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, एक आंचलिक कहानी है जो कि बिहार के आंचलिक कहानी, जो कि बिहार के एक पिछड़ा वर्ग के, पिछड़ा गांव के, पिछड़ा जो है समुदाय के लोगों को समर्पित है, जो कि मेले से जाकर, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, मेले से जाकर एक पेट्रोमैक्स यानी लालटेन खरीद कर लेकर आते हैं और उसको जलाना नहीं जानते हैं। और वहीं में भैया एंट्री होती है गोधन नाम के युवक का। इस कहानी में जो है 3 इसके मुख्य पात्र हैं, गोधन है, ठीक है, गोधन के बाद में आपके आ जाएंगे मुनरी, गोधन मुनरी, उसके बाद में गुलरी काकी, जिसको हम गुलरी काकी में कहते हैं। तो गोधन जो है भैया इससे प्रेम करता है मुनरी से, और मुनरी किसकी बेटी है भैया, गुलरी की, तो ये बेटी है, ठीक है, और ये एक प्रकार से मुनरी जो है प्रेमिका है गोधन की। तो इन्हीं तीनों के ऊपर ये कहानी बेस्ड है, ठीक है, जो कि पंचलाइट जलाना नहीं जानते। मुनरी को पता है कि भैया गोधन जला देगा, और जो गाँव के सीधे साधे लोग हैं वो लालटेन तो खरीद लेकर आए हैं लेकिन वो जलाना नहीं जानते, ठीक है। तो गोधन भैया इनके यानी गुलरी काकी से एक प्रकार से गुस्सा भी हो गया, गुस्सा नहीं, गुस्सा हो गई है गुलरी काका गोधन से। क्या है कि इनके गोधन जो भैया जब भी निकलता है इनकी गली से गुलरी काकी से, तो भैया वो क्या सिनेमा का यानी गाना वगैरह गाना लगता है, और ये गुलरी जो है पंचों में शिकायत कर देती है कि भैया जब गोधन हमारे घर के सामने से निकलता है तो वो क्या है गाना गाता है, और गाना यानी सिनेमा का गाना गाता है, और पंचों ने क्या कर दिया भैया, गोधन को निष्कासित कर दिया है समाज से, ठीक है। और अब यहाँ पर एंट्री होती है भैया मुनरी की। मुनरी को पता है भैया गोधन जानता है पेट्रोमैक्स जलाना, तो ये बात पंचों तक सीधा पहुँचा देती है, और जो है गोधन को फिर से बिरादरी में ले लिया जाता है, गोधन पेट्रोमैक्स जला दिया जाता है। तो पूरा सारी चीज़ें यहीं पर ऊपर बेस्ड है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए अगला 7वां नंबर, देखिए 7 नंबर हमारा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर किसी एक, यहाँ देखिए किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, ठीक है। किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें क्या करना है, संक्षिप्त में देना है। 5 नंबर इसमें भी आपको दिया जाएगा। और ये खंडकाव्य जो होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का खंडकाव्य होता है उसी को आपको पढ़कर जाना है, उसी को तैयार करना है। कोई अन्य खंडकाव्य पढ़ोगे तो आपका नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको वही खंडकाव्य तैयार करना है। जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पर त्यागपति खंडकाव्य लगता है। एक खंडकाव्य लगभग 10 से 12 जिलों में लगता है, ठीक है। तो आपका जो डिस्ट्रिक्ट में खंडकाव्य है उसी को पढ़कर जाइएगा। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर आ चुका है खंड खा, ठीक है। खंड खा के सारे प्रश्नों को तैयार करेंगे। तो कैसे तैयार करेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहले हमें खंड खा कैसे लिखेंगे और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे खंड खा, जिस तरह से वहाँ पर मैंने लिखा था ना खंड का, अब यहाँ पर हम लिख देंगे खंड का। प्रश्नोत्तर संख्या क्या है हमारा 8 है, तो इस तरह से लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 8 नंबर का क्या है ना स्टूडेंट। देखिए 8 नंबर का यहाँ पर हम लिख देंगे 8 का, इस तरह से भी लिख देंगे और यहाँ पर नीचे अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको जो क्वेश्चंस पूछा गया था। देखिए निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 आपका जो है गद्यांश दिया जाता है संस्कृत का, ठीक है। इनमें से किसी एक का आपको सॉल्व करना है, इसके हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 2 नंबर आपको इसका जो है एक प्रकार से दिया जाएगा संदर्भ लिखने के लिए, भैया किस चैप्टर से लिया गया है। और अनुवाद के लिए यानी ये संस्कृत में दिया, इसका हिंदी में आपको मीनिंग बताना, हिंदी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ट्रांसलेशन करना है संस्कृत टू हिंदी, ठीक है। 5 नंबर इसमें भी दिया जाएगा, टोटल 7 नंबर दिया जाएगा। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे आपको सॉल्व करना है,
ठीक है। सबसे पहले संकेत लिखना पड़ेगा कि दोनों में से कौन सा आप कर रहे हैं एग्जामिनर को बताने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे संकेत। ठीक है, संकेत के थ्रू हम बताएंगे। जैसे कि मैंने ऊपर वाला करना है तो युवक मालवीय, इस तरह से हम कर देंगे युवक मालवीय। ठीक है, युवक मालवीय। उसके बाद में जो लास्ट का वर्ड है यहाँ पे देखिए सम्मान भाज न भवत, तो इस तरह से हम लिख देंगे स्टूडेंट। देखिए सम्मान भाजनम, यहाँ पे देखिए भाजनम भवत। ठीक है, तो इस तरह से और उसके बाद में क्या करेंगे, ऐसे डॉट डॉट करते हुए चले जाएंगे, यानी डॉट डॉट करते चले जाएंगे तो और पूरा सारी चीज़ों को लिख देंगे। अब ये संकेत में एग्जामिनर को बता दिया कि सर जी मेरे ये वाला गद्दा संस्कृत का गद्दा सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें 5 प्रश्न नहीं मिलेंगे, यहाँ पर हमें क्या डायरेक्ट लिख देना है। यहाँ पर संदर्भ, संदर्भ कैसे लिखेंगे मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस तरह से करेंगे, संदर्भ लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्य अवतरण, प्रस्तुत ठीक है गद्य अवतरण प्रस्तुत गद्य अवतरण संस्कृत भाग है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं लिखकर आपको बताऊंगा कि कैसे लिख रहा है आपको। प्रस्तुत यहाँ पर देखिए प्रस्तुत गद्य गद्यांश, इस तरह से गद्यांश भी लिख सकते हैं या गद्य अवतरण लिख सकते हैं, गद्य अवतरण अवतरण लिख दीजिए। ठीक है, गद्य अवतरण, या आप यहाँ पर गद्यांश भी लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा दिमाग कहाँ पर है ये देखिए। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे गद्यांश, ब्रैकेट में हम लिख दिया गद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक के, हमारी पाठ्य ठीक है हमारी पाठ्य पुस्तक, आपको इसी तरीके से लिखना है स्टूडेंट पेपर में, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग। ठीक है, संस्कृत भाग, इसको काले पेन से लिखना चाहिए, तो आपको इसको काले पेन से लिख देना है स्टूडेंट। संस्कृत भाग, ठीक है, संस्कृत भाग के चैप्टर का क्या नाम है स्टूडेंट, महामना मालवीय, तो इस तरह से हम लिख देंगे चैप्टर का नाम महामना मालवीय। ठीक है, महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है, तो इस तरह से हम लिख देंगे पाठ से उद्धृत है, पाठ से उद्धृत है। तो राइटिंग से अच्छे से लिख देना है आपको, इसी तरीके से क्या है पाठ से उद्धृत है, तो आपने इस तरह से लिख दिया स्टूडेंट। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर आपको अनुवाद करना है, तो अनुवाद किस तरह से करेंगे, इस तरह से हम लिख देंगे अनुवाद। अब ये पूरा हिंदी में हमें इसका मीनिंग बताना है स्टूडेंट, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए आपको इसका हिंदी में पूरा मीनिंग बताने से युवक मालवीय यानी पंडित मदन मोहन मालवीय, इस तरह से हम लिख देंगे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, शुक्र प्रभावपूर्ण, यानी भैया प्रभावपूर्ण है, भैया इनकी भाषा एक प्रकार से प्रभावपूर्ण है, इसे इस तरह से हिंदी में आपको अर्थ बताना है। थोड़ा बहुत देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया कि प्रभावपूर्ण, इस तरह से आपको हिंदी में लिखते चल देना है। फिर जन्ना मनासी अमोहित, यानी सब लोग जानते हैं कि ये प्रभावपूर्ण है, इस तरह से आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पे देखिए देश श्रेष्ठ तरह, यानी देश के ऊपर समर्पित है, इस तरह से आपको सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा बनाकर लिखना है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पूछा गया आपका श्लोक, श्लोक कह लीजिए, पद्यांश कह लीजिए, ये भी 7 नंबर का होता है, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर आपको अनुवाद के लिए यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है स्टूडेंट, दोनों में से किसी एक को करना है। ठीक है, भाषास मुख्य दिव्या गुरुमाण भारती तस्य ही मधुरा काव्य तदमापि सुभाषितम, यानी सुभाषित रत्नावली चैप्टर से लिया गया, चैप्टर का नाम मैंने बता दिया है। किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है। जैसे यहाँ पर देखिए ज्ञानमय प्रदीप केन प्रज्वलित, ज्ञान में, ठीक है, यहाँ पर सुख प्रज्वलित, या इस तरह से आपको पूरा हिंदी में अर्थ बताने देना है। दोनों को थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेशन करके लिख दीजिएगा। श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव में सहयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका एक प्रकार से उदाहरण है कि जथापन कुबेर खग अतिदीना फन कबेर कृहिणा और अस्मम जीव जन्म तो अस्मम जीवन बद्ध बिन तो ही जो जड़ दो जियावन मोही। ठीक है, और श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार का या चौपाई अथवा दोहा का, ठीक है, दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हो, और अंत में एक गुरु एक वर्ण होता है। इस तरह से आपको इसका उदाहरण परिभाषा आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए आ चुका है निबंध। निबंध के ऊपर आप अपने हिसाब से निबंध लिख सकते हैं। 300 या 250 शब्दों में निबंध आपको लिखना पड़ेगा। आप देखिए बेरोजगारी की समस्या किस तरह से, ये भी आप
किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, यानी किसी मेले में आप लोग गए और उसमें क्या क्या देखा, जैसे जलेबी है, मिठाई है, झूला है, लोग हैं, कितने लोग हैं, किस तरह से है, क्या पूरा चीज़ है। तो इस तरह से आपको मेले का आंखों देखा वर्णन करना है, ठीक है। और इसका आपको देखिए तुक्का लगाना है, इसमें आपको संधि पर आपको सारी चीज़ें जो है तुक्का के हिसाब से करनी है। और बैंक में खाता खोलने के लिए एक वो लिखना, ठीक है, आपको एक प्रकार से आवेदन पत्र लिखना है। तो आवेदन पत्र के ऊपर भी आप थोड़ा प्रकाश डाल सकते हैं, थोड़ा आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आवेदन पत्र सेवा में श्रीमान जो भी टॉपिक है उसके बाद में इन प्रश्नों का उत्तर आप दे दीजिए, ठीक है। सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है, बनाकर लिखिए। देखिए कोई भी स्टूडेंट मैं बात करूं, टॉपर भी एक प्रकार से पूरा धुरंधर नहीं होता कि उसको रट्टा मार के आता हो, बस वो क्वेश्चन का आंसर प्रेजेंट करना अच्छे से जानता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से लिखिएगा। आई होप कि आप लोगों को स्टूडेंट ये सारी चीज़ें समझ में आई। लगभग क्या 50 से 52 मिनट की वीडियो हो चुकी है और इसमें मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयत्न किया है कि मैं एज ए स्टूडेंट होता, मुझे कुछ नहीं मालूम होता तो मैं क्या करता पेपर में, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग पेपर से एक दिन पहले भी देख रहे थे तो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जैसा कि मैंने बताया सारी चीज़ें आप कर ले पाओगे आसानी से। तो फिलहाल स्टूडेंट आज के इस वीडियो में इतना ही थी। वीडियो आपको पसंद आया, कुछ हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आऊँगा। और आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी डाउट है हिंदी से रिलेटेड तो आपका हमारा एक प्रकार से इंस्टाग्राम ID नीचे मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पर आकर मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपके डाउट है, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।